हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 ऑफ एमएसओई 002। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, आपको सारी वीडियोस वन प्लेस पे मिल जाएगी ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, राइट। और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 9, हमें बात करना है कि क्या सिचुएशंस देखने को मिली है पंजाबी डायस्पोरा एंड गुजराती डायस्पोरा का एज सब नेशनल आइडेंटिटीज, राइट। एक तो होती नेशनल आइडेंटिटी, लेकिन जब हम सब नेशनल आइडेंटिटी की बात करते तो हम बात करते कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी, एज पंजाबी कम्युनिटी, एज गुजराती कम्युनिटी, राइट। तो ये सब नेशनल आइडेंटिटीज है और हमें इनकी सिचुएशंस के बारे में बात करना है, राइट। जब हम बात करते हैं कि पंजाबी और गुजराती डायस्पोरा का, तो हम देख रहे हैं कि ये दो प्रोमिनेंट सब नेशनल कम्युनिटीज रही हैं एक ब्रॉडर इंडियन डायस्पोरा की। जब हम बात करते हैं ये दोनों कॉमनैलिटीज इनके अंदर ये है कि ये इंडियन ओरिजिन ग्रुप से, इंडिया से निकले हुए हैं। इनकी जो माइग्रेशन पैटर्न्स है, कल्चरल प्रैक्टिसेस और सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इन दोनों कम्युनिटीज़ की अपनी अलग डिफरेंट हिस्ट्री है, अपने अलग डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और डिफरेंट तरीके से अपना ट्रांसनेशनल नेटवर्क, मीन्स इंडिया अपनी ओरिजिनल कंट्री के साथ अपनी जो नेटवर्क है डिफरेंट तरीके से उस नेटवर्क को मेंटेन करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं दोनों का। फर्स्ट हमारी आ जाती है पंजाबी डायस्पोरा क्या। तो पंजाबी डायस्पोरा की जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लेट 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी में पंजाबी डायस्पोरा देखने को मिल गया था, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए जो रूरल पंजाब के जो लोग थे वो माइग्रेट कर रहे थे कनाडा, यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में, जहाँ पे पुश फैक्टर देखने को मिल जाते। पुश मतलब कि इंडिया के अंदर क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो इंडिया से निकल रहे थे। तो पुश फैक्टर क्या है, एक इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब कि उनको इतनी अच्छी वेजेस नहीं मिल रही थी, इतना अच्छा उनको लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा था। पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा थी। अगर आपको पता है जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो एक पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गई थी, राइट। रिलीजियस परसिक्यूशन, मतलब कि सिक्स का जो एक अगर हम उनको देख के पहचान लेते हैं उसकी वजह से जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सेक्स का, उनकी आइडेंटिटी की वजह से, तो इन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था जिसकी वजह से वो आउट ऑफ इंडिया मूव हो रहे थे और डिफरेंट नेशंस में जाके शिफ्ट हो रहे थे। वहीं पे अगर जोग्राफिक स्प्रेड की बात करें तो हम देखते हैं कि पहले जब पंजाबीज मूव हुए थे तो वो ज़्यादातर कनाडा, यूके और यूएस में जाके मूव हो गए थे, और जो स्मॉल पोर्शन था वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका में भी देखा गया था, लेकिन ज़्यादातर कनाडा, यूके और यूएस में जो ज़्यादा नंबर्स मूव हुए थे, राइट, पंजाबी डायस्पोरा के। वहीं पे जब गुजराती डायस्पोरा हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो गुजराती डायस्पोरा स्टार्ट हुआ था वो अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। ट्रेडर्स की तरह वो जाते थे, मर्चेंट्स के रूप में जाते थे, या फिर इंडेंजर्ड लेबर्स की तरह, जहाँ पे वो ईस्ट अफ्रीका, यूके और यूएस कंट्रीज में मूव हुए थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पंजाबीज हैं वो ईस्ट अफ्रीका में कम पोर्शन या फिर कम नंबर्स में मूव हो रहे थे, वो ज़्यादा यूके, यूएस और कनाडा में मूव हो रहे थे। अब गुजराती डायस्पोरा के लिए पुश फैक्टर्स क्या थे इंडिया से, वो क्यों निकल रहे थे? एक तो इकोनॉमिक एस्पिरेशन, उनको लग रहा था कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक हमें बेनिफिट इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो ट्रेड की है वो बाहर है, तो इसलिए वो बाहर मूव हो रहे थे। ऑल्सो जो कॉलोनियल इरा पॉलिसीज़ थी उसने उनको हेल्प किया लेबर के तौर पे माइग्रेट होने में, तो ये भी जो पुश फैक्टर जो क्रिएट किया था कॉलोनियल इरा में, उसकी वजह से भी वो मूव हो गए थे आउट ऑफ इंडिया ना। जोग्राफिकल स्प्रेड हमने बात की कि ईस्ट अफ्रीका, यूके, यूएस, कनाडा और गल्फ कंट्रीज में वो ज़्यादा मूव हुए थे, लेकिन कनाडा और गल्फ कंट्रीज में कम नंबर्स में मूव हुए थे। यूके, यूएस एंड ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादा नंबर्स में मूव हो रहे थे। नाउ डिफरेंसेस की बात करें तो माइग्रेशन पैटर्न और इकोनॉमिक रोल्स में क्या डिफरेंसेस है दोनों कम्युनिटीज़ में। जब पंजाबी डायस्पोरा की बात करते हैं हम देखते हैं कि ज़्यादातर पहले एग्रीकल्चर लेबर के तौर पर वो मूव हो रहे थे, और फिर बाद में जाके उन्होंने ब्लू कॉलर जॉब या फिर एंटरप्रेन्योरशिप्स बिजनेसेस अपने सेटअप कर लिए थे। हम देखते हैं कि पंजाबी
पंजाबीज का जो ज़्यादा होल्ड है वो कनाडा कंट्री में ज़्यादा है। वहाँ पे वो फार्मिंग या फिर ट्रकिंग इंडस्ट्रीज में एक ज़्यादा उनका प्रेजेंस या ज़्यादा नंबर्स में देखे जाते हैं। पोस्ट 1980s क्या हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल रिफ्यूजीज थे पंजाब के, वो खालिस्तान मूवमेंट की वजह से और भी ज़्यादा जाके इस डायस्पोरा में ऐड हो गए थे। तो खालिस्तान मूवमेंट क्या थी, जहाँ पे जब पंजाबीज ये चाह रहे थे कि हमारा एक अलग से देश बन जाए, पंजाब अलग से एक देश बन के खालिस्तान हो जाए, राइट। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट थी इसने और भी ज़्यादा फ्यूल ऐड कर दिया, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पंजाबी बाहर जाके मूव हो गए ना। सेकंड हमारा आ जाता है गुजराती डायस्पोरा। गुजराती डायस्पोरा में हमने क्या देखा कि पहले वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के रूप में गए थे, देन लेटर एंटरप्रेन्योर जो उनकी स्पिरिट थी, मतलब कि बिजनेस वाली जो स्पिरिट थी वो भी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, और वो एज बिजनेसमैन भी सेटल हो गए थे। काफ़ी सारे गुजरातीज माइग्रेट हुए थे इंडेंचर्ड लेबर की तरह ईस्ट अफ्रीका में, लेकिन लेटर वो कॉमर्स और ट्रेड जैसी इंडस्ट्रीज में ट्रांजिशन उनका देखने को मिला था। जब हम यूएस में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गुजराती ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रेट नंबर्स में, राइट, वो लार्ज मोटेल्स और होटल्स वो शेयर लेते हैं वहाँ पे, मतलब कि उन्होंने मोटेल्स और होटल्स का बिजनेस खोला हुआ है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूएस में गुजराती का एक ज़्यादा होल्ड देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं पंजाबी का, तो हमने देखा कि कनाडा जैसी कंट्री में फार्मिंग और ट्रकिंग इंडस्ट्री में पंजाबीज का ज़्यादा होल्ड देखने को मिल रहा है। तो ये हम डिफरेंसेस अभी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा माइग्रेशन पैटर्न और इकोनॉमिक रोल्स क्या रहे हैं दोनों कम्युनिटीज़ के। वहीं पे सेकंड आ जाता है रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़, जहाँ पे जो पंजाबी डायस्पोरा है वो ज़्यादातर जो सिख हैं, पंजाब के सिख्स, उनकी मूवमेंट देखने को मिली। और हिंदू और मुस्लिम माइनॉरिटी थी जो पंजाब की, वो कम थी, राइट। मेजरली सिक्स मूव हो रहे थे। वहीं पे उनका जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था वो था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जहाँ पे वो गुरुद्वारा में ऑफरिंग्स भी करते थे, वहाँ पे अपनी जाके जो उनका रोल्स होते हैं वो भी कर रहे थे, ड्यूटी भी कर रहे थे, एज वेल एज उन कल्चरल हब्स के थ्रू, गुरुद्वारास के थ्रू वो अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करके रख रहे थे। जब हम पंजाबी कल्चर की बात करते हैं, चाहे वो भांगड़ा म्यूजिक हो गया या फिर उनका खाना हो गया, फेस्टिवल हो गए वैसाखी जैसे, तो इन चीज़ों ने ग्लोबल रिकग्निशन पा ली थी, बिकॉज पंजाबीज अपने कल्चर को अपने साथ लेके मूव हो रहे थे, वो उसको प्राउडली शोकेस कर रहे थे, प्राउडली उसको फॉलो कर रहे थे। तो ये जो डोमिनेशन है पंजाबी कल्चर की, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड भी देखी जा रही थी, ग्लोबल रिकग्निशन मिल गई थी पंजाबी कल्चर को। देन वहीं पे जब हम गुजराती डायस्पोरा की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हिंदू हैं, स्पेशली जैन, उनकी एक लार्ज नंबर पे मूवमेंट देखने को मिली थी। मुस्लिम एंड पारसी कम्युनिटीज़ भी मूव हो रही थी, लेकिन एट अ वेरी स्मॉल नंबर, राइट। वहीं पे रिलीजियस जितनी भी प्रैक्टिसेस थी वो टेम्पल्स में हो रही थी, चाहे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर फेस्टिवल्स और नवरात्रि या फिर दिवाली। तो ये सेंट्रल रोल प्ले कर रही थी उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में या फिर अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में। वहीं पे गुजराती कुजीन, वेजिटेरियनिज्म और ट्रेड रिलेटेड कल्चरल वैल्यूज़ इनके गुजराती डायस्पोरा के प्रोमिनेंट फीचर्स में आ जाता है, जहाँ पे गुजराती क्यूजीन है, वेजिटेरियनिज्म है, ये बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गुजराती डायस्पोरा लेके गया था ना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जो पंजाबी डायस्पोरा है उसके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न डाइवर्स रीजन्स में हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर में भी है, पॉलिटिक्स में भी है। फॉर एग्जांपल जब हम पंजाबी डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कनाडा के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे वो जगमीत सिंह हो जो कि कनाडा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, या फिर अगर हम उनके इकोनॉमिक सक्सेस की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट सेक्टर्स में, जहाँ पे पंजाबी फार्मिंग के साथ भी अपने उन्होंने टाइज मेंटेन किए हुए हैं विद इन कैनेडा, एज वेल एज वो ब्लू कॉलर वर्क में भी देखने को मिल रहे हैं। तो उनकी जो सक्सेस है वो डाइवर्स रीजन्स में, ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन में वो जा रहे हैं या फिर एक ही उनका स्पेसिफिक रीजन है वहीं पे उनकी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो डाइवर्स रीजन में वो फैले हुए हैं। लेकिन वहीं पे जब हम गुजराती डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो एज बिजनेसमैन ज़्यादा सक्सेस उनकी, एज वेल हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेड सेक्टर्स में भी गुजराती डायस्पोरा ने अपनी पहचान छोड़ी हुई है। वहीं पे जब हम गुजराती
की बात करते तो हम देखते हैं कि अपने आप में सबसे ज़्यादा रिच और सब नेशनल ग्रुप्स बन गए हैं इंडियन डायस्पोरा के, जहाँ पे उनकी जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल बिजनेसेस एंड पॉलिटिक्स में भी देखी जाती है। जब हम बात करते हैं कि जो इंडियंस मूव हुए हैं आउट ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि जो गुजरातीज हैं वो वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज है, वन ऑफ द रिचेस्ट डायस्पोरा है जो मूव हुई है आउट ऑफ इंडिया। नाउ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पंजाबी डायस्पोरा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रांसनेशनल टाइज अपने क्रिएट करके रखता है और फॉर्म करके रखता है, चाहे वो रिलीजियस टाइज हो या कल्चरल इंस्टीट्यूशन के साथ हो, जैसे गुरुद्वारा में जाना, सेवा करनी अपनी वहाँ पे डेली बेसिस पे जाना। तो ये जो पंजाबी कम्युनिटी है, पंजाबी डायस्पोरा है, वो अपने टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखता है अपने रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन के लिए। वहीं पे पॉलिटिकल एक्टिविज्म देखा गया है, जहाँ पे जितने भी इश्यूज थे पंजाब से रिलेटेड, चाहे वो सिख राइट को सपोर्ट करना हो, खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना हो, या फिर फार्मर्स मूवमेंट जो हुई थी उसको सपोर्ट करना हो, वहाँ पे भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म पंजाबी डायस्पोरा को देखने मिला है विद इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, राइट। इंडिया में जितनी भी चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पे पंजाबी डायस्पोरा का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग जो एक्टिविज्म है वो देखने को मिला है ना। वहीं पे जब हम गुजराती डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे तो वो पाटीदार एसोसिएशन हो या स्वामी नारायण टेम्पल्स हो, तो उसमें गुजराती डायस्पोरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जहाँ पे वो अपने कल्चर में, अपने कल्चर के लोगों के अंदर एक कोहेजन, एक एसोसिएशन, एक भाईचारे वाली जो फीलिंग है वो लेके आए हैं। तो जितने भी ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स थे वो फोकस कर रहे थे अपने बिजनेस से रिलेटेड, फिलेंथ्रोपी के रिलेटेड, जहाँ पे गुजराती अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात में विद इन इंडिया अपने जो लिंक थे उसको मेंटेन करके रख रहे थे, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म ज़्यादा था पंजाबी डायस्पोरा में, लेकिन गुजराती डायस्पोरा में जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो अपने बिजनेस के लिए, अपने ट्रेड के लिए ज़्यादा जो कनेक्शन थे इंडिया में, स्पेशली विद इन द स्टेट गुजरात, वहाँ पे फॉर्म और मेंटेन करके रख रहे थे कनेक्शंस। नाउ जनरेशनल डायनामिक्स और अडेप्टेशन कैसे चेंज हुआ है। जब हम पंजाबी डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो सेकंड जनरेशन पंजाबी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटी स्ट्रगल फेस किया है, जहाँ पे वो सिख या पंजाबी वाली जो उनका जो हेरिटेज है उसको भी वो अपने साथ लेके चलते हैं, एज वेल एज जितने भी वेस्टर्न वैल्यूज़ है वो उसमें भी ढल रहे हैं, राइट। तो ये जो डुअल आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, कहीं ना ये कहीं उनके अंदर उनके आइडेंटिटी के साथ एक वो लड़ाई हो जाती है कि वेदर वी आर सिख और पंजाबी या फिर हम वेस्टर्न्स हैं, राइट। तो ये जो फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल्स है आइडेंटिटी के, ये पंजाबी डायस्पोरा फेस करता है। वहीं पे जो कल्चरल सिंबल्स हैं, चाहे भांगड़ा म्यूजिक हो या पंजाबी सिनेमा हो, वो यंगर जनरेशन को हेल्प करती है, पॉजिटिव फील कराती है, ताकि वो अपने रूट्स के साथ रिकनेक्ट रहें और भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या बॉन्ड फॉर्म करें, क्रिएट करें। वहीं पे जब हम गुजराती डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गुजराती कम्युनिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखती है अपने कल्चर को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने में, चाहे वो अपनी लैंग्वेज सीखनी हो या फिर यूथ ऑर्गेनाइज करना हो, ताकि वो अपने कल्चर की और वैल्यूज़ जो हैं उनके कल्चर की वो अपने डेली लाइव्स में लेके आएँ। वहीं पे जो उतनी भी सेकेंड जनरेशन है गुजराती की, वो अपनी जो होस्ट सोसाइटी है जहाँ पे वो शिफ्ट हो गई हैं उसके साथ वो वेल इंटीग्रेटेड है, राइट। चाहे वो एजुकेशन में उनका अच्छा परफॉर्म करना हो या फिर वहाँ पे बिजनेसेस सेटअप करने हो, तो ये देखा गया है कि जो गुजराती सेकंड जनरेशन है वो इजीली अडेप्ट हो रखी हैं अपनी होस्ट कंट्रीज में, जिन कंट्रीज में वो मूव हुए हैं या बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं। अगर हम कॉमनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या कॉमन है दोनों के बीच में, और डिफरेंसेस भी हमने अभी बात कर ली, लेकिन जब कॉमनैलिटीज़ की या सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कल्चरल रिटेंशन, दोनों कम्युनिटीज़ बात कर रहे हैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, रिलीजियस ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये एक जो कॉमन चीज़ है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की, ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में देखी जाती है। ट्रांसनेशनल टाइज, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, कल्चरल, फैमिली कनेक्शन देखने को मिलता है दोनों कम्युनिटीज़ का इंडिया के साथ, अपने होमलैंड के साथ। वहीं पर डायस्पोरिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दोनों कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और म्यूचुअल सपोर्ट के लिए अपनी कम्युनिटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करती है। जो कम्युनिटी यूएस कनाडा में
है, राइट, जो लोग मूव हो रखे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे वो जो कम्युनिटी है उनमें भी उनका एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन और कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। वहीं पे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दोनों ने सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जिन भी कंट्रीज में वो मूव हुए हैं इकोनॉमिकली, एज वेल एज इंडिया में भी कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि उन्होंने पैसे सेंड किया अपनी फैमिलीज के लिए और इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी की है विद इन इंडिया। तो इकोनॉमिकली भी दोनों कम्युनिटीज़ ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इंडिया में भी, एज वेल एज जिस कंट्री में वो मूव हो गए हैं वहाँ भी। अब सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो सब नेशनल आइडेंटिटीज़ जो हैं पंजाबी और गुजराती डायस्पोरा, हम देखते हैं कि ये इंडियन डायस्पोरा में कैसे मैनिफेस्ट हुए हैं डिफरेंट वेज में, जहाँ पे जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही थी, क्या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, वो हम थ्रू सोशोलॉजी देख सकते हैं। सेकंड आ जाता है डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनलिज्म। तो दोनों ग्रुप पंजाबी एंड गुजराती ये दिखाते हैं कि जो ट्रांसनेशनलिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो अपने इंडिया के साथ कनेक्शन बनाए रख सकते हैं और ग्लोबली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने ट्रेडिशंस को। थर्ड आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। तो ये जितना भी एक्सपीरियंसेस इन डायस्पोरा का, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाते हैं कल्चरल आइडेंटिटी की एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, कैसे अपने कल्चर को प्रिजर्व रख सकता है एक पर्सन, एक कम्युनिटी, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम थ्रू सोशोलॉजी देख सकते हैं। फोर्थ आ जाता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंसी। तो दोनों डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक कंट्री का परसेप्शन फॉर्म करने में, राइट, जिससे कि उनके सोशो इकोनॉमिक जो डायनामिक्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं उन होस्ट कंट्रीज के अंदर। तो ये हमने कॉमनैलिटीज़ की भी बात कर ली, डिफरेंसेस की भी बात कर ली, हिस्ट्री की भी बात कर ली, रीजनल डिफरेंसेस की भी बात कर ली, राइट। लास्ट में हमारा आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको ज़रूर लिखना है हर आंसर में। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि कैसे पंजाबी और गुजराती डायस्पोरा डिफरेंट तरीके से निकल के आए हैं, डिफरेंट उनके रीजन की हिस्ट्री रही है, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग है, माइग्रेशन पैटर्न्स अलग है। वहीं पे जब हम पंजाबीज़ की बात कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर और ब्लू ब्लू कॉलर जॉब के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, लेकिन वहीं पे गुजराती बिजनेस में और ट्रेड में ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या फिर उनमें उन जॉब्स में ज़्यादा एसोसिएटेड है। टुगेदर जब हम इन दोनों कम्युनिटीज़ की या सब नेशनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे इंडियन डायस्पोरा में डाइवर्सिटी है, कैसे जो रोल है इन सब नेशनल आइडेंटिटीज़ का वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी डायस्पोरिक एक्सपीरियंसेस या कंट्रीब्यूशन की बात करने में ऑन अ ग्लोबल लेवल। तो हमें ग्लोबल लेवल पे जितने भी कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ है, उनके रोल्स, उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनकी किस तरीके से वो मूव हुए हैं, राइट, क्या उनका सोसाइटी के अंदर या उन कंट्रीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, हमें ये देखने को मिलता है थ्रू दीज डायस्पोरिक सब नेशनल आइडेंटिटीज़ ना। ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने पंजाबी एंड गुजराती डायस्पोरा के बारे में बात किया। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। मैंने विद एग्जाम्पल वेरी इजी लैंग्वेज में समझाया। अगर अगर आपको ये आंसर अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ, और भी अच्छा आपके लिए वेरी वैल्यूड कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, और अब मैं आपको जल्दी मिलती हूँ क्वेश्चन 10 के साथ। तब तक अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिए।